वर्ड के फाइल को डॉक्यूमेंट कहते हैं, पावर पॉइंट के फाइल को प्रेजेंटेशन कहते हैं, तो एक्सेल के फाइल को हम क्या कहते हैं, वर्कबुक, है ना। ऐसे ही पेज का भी स्पेसिफिक नेम होता है, जैसे वर्ड के फाइल पेज को पेज ही कहते हैं, पावर पॉइंट के फाइल को क्या पेज को क्या कहते हैं, स्लाइड। बहुत बढ़िया। और एक्सेल के पेज को हम क्या कहते हैं, शीट। इसके दो नाम है, वर्कशीट भी बोलते हैं हम और शीट भी बोल सकते हैं, ठीक है। रो कॉलम हमने अभी बात कर ली है और सेल्स हमने बात कर ली है, ठीक है यहाँ तक। नाउ एड्रेस के बारे में तो हम समझ चुके हैं कि कॉलम और रो का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम एड्रेस कहते हैं। डेटा एंट्री के लिए एक चीज बस है जो आपको ध्यान रखना है कि हम बेशक किसी सेल में लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ तक ठीक है। बट आगे चल के इस सेल में अगर आपको कुछ भी लिखना हो तो आपको इंश्योर करना होगा कि ये सेलेक्टेड है, वो काफ़ी नहीं है। आपका कर्सर जो कि ब्लिंक करता होता है इसके अंदर चाहिए हमें। या तो आप डबल क्लिक करके ऐसे करके कर्सर अंदर ला सकते हैं, फिर आप टाइप कर सकते हैं। नहीं तो जब भी आप कुछ लिखोगे तो ये ओवरराइट हो जाएगा। तो यहाँ थोड़ा अलर्ट रहना है। या फिर ये फॉर्मूले बार है यहाँ, कुछ भी आप ऐसे करके लिख सकते हो। आगे चल के तो हम शॉर्टकट सीखने वाले हैं, क्योंकि एक्सेल ऐसे माउस से क्लिक करके तो चलता नहीं, काम ही नहीं कर पाओगे, है ना। तो हम शॉर्टकट्स की एक लिस्ट एंड में आज शेयर कर देंगे। तो डेटा एंट्री में इतना ही ध्यान रखना है, कुछ और खास नहीं है इसमें, ठीक है। अब आता है कि मूवमेंट्स एंड नेविगेशंस। मैं कोई रैंडम डेटा जनरेट करता हूँ, ठीक है। ये डमी डेटा होता है, जो सिस्टम जनरेटेड डेटा होता है, ठीक है। जो प्रैक्टिस पर्पस से आप यूज कर सकते हो, इसको परसेंटेज बना लो, कुछ भी कर लो। अब होता है कि इतने नंबर ऑफ रो एंड कॉलम को हम ऑपरेट कैसे करेंगे। ऑपरेशंस मतलब हो सकता है हमें रो को डिलीट करने की जरूरत है, ऐड करने की जरूरत है, मूव करना है, उसकी हाइट एडजस्टमेंट करनी है, डेटा का टाइप चेंज करना है, और एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज होते हैं। हालांकि उसमें से कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी आसानी से राइट क्लिक आप जब करेंगे हेडिंग पे, ये कहलाता है रो हेडिंग, और एबीसीडी कहलाता है कॉलम की हेडिंग्स। जो कि राइट क्लिक में ये खुद ही बता देता है आपको कि आप इसको कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, इंसर्ट मतलब ऐड करना, और डिलीट मतलब डिलीट करना। क्लियर कंटेंट्स में डिलीट तो नहीं होता, लेकिन डेटा डिलीट होगा आपको, है ना। सेल डिलीट होना या रो डिलीट होना, डेटा डिलीट होने में ये डिफरेंस है कि जब आप रो डिलीट करते हैं तो एड्रेस शिफ्ट हो जाता है, पूरा नीचे से ऊपर जाएगा, और जो भी फॉर्मूले आपने कहीं यूज किए हैं तो उस पर इम्पैक्ट आता है, आ सकता है। वैसे एक्सेल अब अपने आप एडजस्ट कर लेता है, फॉर्मूला को खुद ही ठीक कर लेता है, बट आपको थोड़ा केयरफुल होना होगा शुरू में। तो आप कट, कॉपी, इंसर्ट, डिलीट, क्लियर कंटेंट्स, ये 1 मिनट बाद देखते हैं। रो की हाइट आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मैनुअली मुझे 50 करना है तो हम वो कर सकते हैं। अगर ऑटोमेटिक करना है तो यहाँ कॉर्नर पे डबल क्लिक करके आप कर सकते हैं, या मैनुअल भी आप इसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब होता है हाइड। यहाँ पे होगा, हाइड कर सकते हो और अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। क्या रीजन हो सकता है कि हमें हाइड करना पड़ेगा किसी सेल या रो को। सेल तो हाइड नहीं होता, रो एंड कॉलम को या शीट को किस कारण से हम हाइड करेंगे। हम्म हम क्यों छुपा देंगे किसी भी रो एंड कॉलम। हाँ, बिल्कुल। जो एंड यूजर है उसको हम नहीं बताना चाहते कि हमने यहाँ क्या कैलकुलेशन किया है, या उसके लिए वो इन्फॉर्मेशन यूजफुल नहीं है, वो कंफ्यूज हो सकता है। बट हमें तो चाहिए, तो हम पहले बनाते हैं फिर उसको छुपा देते हैं, तो उसको हाइड अनहाइड कहते हैं। यही सारी चीज कॉलम पे भी एप्लीकेबल है। एक्सेल पूरा सिलेक्शंस पे चलता है, आपने अगर ये सेलेक्ट किया तो अब जो भी करोगे इसी एरिया में होगा। और सिलेक्शंस एक्सेल में काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो उसके कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं। जैसे वर्ड वगैरह में टाइपिंग करोगे तो डेटा तुम सेलेक्ट कर लेते हैं ना, माउस से खत्म है काम। उसमें 36 तरह के हैं ही नहीं। बट एक्सेल में बहुत कॉम्बिनेशन सिलेक्शंस के हैं। अभी तो सीधा वाला है, लेकिन आज ही हम दूसरे तरीके भी सीखेंगे कि कंडीशनल सिलेक्शंस हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है। तो जो चीज़ हमने यहाँ सीखा वही यहाँ, कट, कॉपी, इंसर्ट, डिलीट। जैसे देखो, इंसर्ट कर दिया, डिलीट कर दिया। हालांकि इन चीज़ों से एक्सेल को बहुत फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने इंसर्ट कर दिया है तो जितने भी डेटा होगा भी शिफ्ट करेगा, फॉर्मूला जो आपने पहले से लगाए हैं वो एड्रेस खुद ही बदल लेता है। तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए कि अब क्या होगा, बहुत सारी चीज़ हमने बना रखी है, ऐसा नहीं है। वो ठीक हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं कि इधर
कि शीट में क्या क्या है। देखो शीट में भी लेस और मोर वही है कि आप नई शीट ऐड कर सकते हो, नई एग्जिस्टिंग को आप डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसका नाम बदल सकते हैं, कि जैसे मैंने इसका नाम दे दिया बजट, है ना। और यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं। मूव का मतलब पूरी की पूरी बनी हुई सीट किसी नए फाइल में मूव कर सकते हैं या इसी की कॉपी बना सकते हैं। अगर ये फैसिलिटी नहीं होता तो सारा काम जीरो से करना होता, ठीक है। इसको हम कॉपी पेस्ट नहीं करते कभी भी। अगर सिमिलर चीज चाहिए तो बनी बनाई की और वैसे यहाँ से आप कर सकते हैं। व्यू कोड आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये VBA नाम का अगर जिस किसी ने सुना है, या मैक्रो जिसे कहते हैं, ऑटोमेशन के प्रोग्रामिंग के पर्पज से यूज होता है ना। वो आज के डेट में आउटडेटेड टॉपिक है। बहुत पहले ये बहुत पॉपुलर था, जैसे कि पाइथन है आज, तो कुछ साल पहले तक ये था। ऑटोमेशन बहुत शानदार चीज़ है, बट अभी अब नीड इसकी ख़त्म होती जा रही है। टैब के कलर भी आप इंडिकेशन पर्पज से दे सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए, ठीक है। और हाइट, जैसे हम रो और कॉलम हाइड कर रहे थे, आप ये भी हाइड करते हैं और अनहाइड करके बता देते हैं कि इसको अनहाइड करना है, तो ये बैक टू नॉर्मल हो जाता है। सेलेक्ट ऑल सीट जैसे आप यहाँ लिख रहे हो, तो इसमें एक साथ सारे सीट सेलेक्ट भी होते हैं। और इसका बेनिफिट ये है कि मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी, 100% तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी जो आप एक सीट में कर देते हैं, वो सब पे एप्लीकेबल हो जाता है। देखो अब यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, सेम एड्रेस पे, है ना। तो हंड्रेड्स ऑफ सीट्स होगा अगर आपके पास, तो 100 बार वो काम नहीं करना, आपको एक स्टेप फॉलो करना है, सेलेक्ट ऑल, और जो भी करना आप कर सकते हैं। कौन सा काम नहीं होता है वो आपको ऐसे पता लगेगा कि जो चीज़ें हाईलाइट अब हो ही नहीं रही, तो ये काम आप एक साथ सेलेक्ट करके नहीं कर पाओगे, और उसको वन बाय वन ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी हमने देख लिया कि रो कॉलम को हम कैसे हैंडल करते हैं इन टर्म्स ऑफ एडिंग, डिलीटिंग, मूविंग, है ना। एक्सेल में एक बात आप याद रखिए कि एक्सेल में एक और फीचर ये है कि एक काम को आप 10 तरीके से कर सकते। बाकी प्रोग्राम और एप्लीकेशन में वही है कि आप यहीं क्लिक करोगे ऐसे ही होगा, लेकिन एक्सेल में ऐसा नहीं है। 3 तरीके तो हर चीज़ के आपको पता ही होना चाहिए, जिसमें पहला है कि क्लिक करके, दूसरा है शॉर्टकट, है ना, और राइट क्लिक, इस तरीके से। तो एंड ऑफ द सेशन आपको आपका सब काम शॉर्टकट से ही करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सेल एक्सपर्ट वही माना जाता है जिसको नॉलेज कम हो बट शॉर्टकट ज़्यादा आता हो, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में बैठोगे और माउस इधर उधर घुमाओगे तो आपकी नॉलेज वो समझ जाएगा तुरंत। आपको हो सकता है बहुत नॉलेज हो, लेकिन जो सामने बैठा है 2 मिनट में समझ जाएगा कि आप अभी अभी ताज़ा ताज़ा सीख के आए हो एक्सेल, हाँ बिगनर हो। लेकिन आपको एवरेज नॉलेज है और ठक ठक इधर उधर कर दो बेवजह का, तो आप एक्सपर्ट कहलाओगे। तो देखो थोड़ा सा कॉर्पोरेट वाले वो स्टाइल भी सीखना पड़ेगा। तो आज 10 पेज का एक शॉर्टकट आप लोग को भेज देंगे, जिसमें कुछ तो कॉमन ही होते हैं, जैसे कंट्रोल सेव वगैरह, तो एक्सेल का अपना नहीं है, लेकिन आधे से ज़्यादा वो है जो सिर्फ एक्सेल के शॉर्टकट हैं। आप उसको थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना। उसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि अगर आपको लगे कि इतना रट्टा नहीं मार सकते, इतना प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आज सीखा कल भूल जाएंगे, तो एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आपको एक भी पेज याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपको सारे शॉर्टकट याद रहेंगे, ठीक है। और कभी आपने नोटिस किया हो नहीं किया हो, पूरे विंडोज सिस्टम में ये है कि जब भी आप ऑल्ट प्रेस करते हैं तो मेन्यू हाईलाइट होता है ना। तो एक होता है शॉर्टकट, एक होते हैं हॉटकीज। हॉटकीज को भी लोग शॉर्टकट ही मान के चलते हैं, मतलब कीबोर्ड से जितना क्या उस सबको शॉर्टकट मानते हैं, जो गलत है। शॉर्टकट वो होते हैं जो कॉम्बिनेशन ऑफ कीज प्रेस करते हैं, जैसे कंट्रोल एस हमने प्रेस किया तो वो शॉर्टकट कहलाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस करता हूँ, पेज लेआउट में देखो पी हाईलाइट हो गया, पी पे क्लिक किया, और अगर आपको कुछ भी कराना हो जैसे वी, तो देखो ऐसे करते हैं, है ना। ऑल्ट डी एस एस, है ना। यहाँ चलो, ऑल्ट किया, डी से क्या हो गया, डेटा टैब, ओ ऑल्ट किया, डी से डेटा, इसको देखना पड़ेगा कि वहाँ हाईलाइट क्या हो रहा है। कुछ भी डेटा में ए था ना, तो ए में चले गए, और हमें डेटा शॉर्टिंग करनी है। सब में आ रहा है कॉम्बिनेशन ऐसे ऐसे करके, जो भी सबका अपना है आप नोट कर लेना, या जो आपको रोज की नीड होती है उतना नोट डाउन करके 2-3 बार प्रेस कर लेना, आपको शॉर्टकट याद ही रहेगा, क्योंकि ये अनलिमिटेड होते हैं कॉम्बिनेशंस। तो आप ऐसे करके याद कर सकते हो, तो तरीका वैसे मैं PDF आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो इस टाइम हम बात कर रहे थे कि मूवमेंट एंड वेरियस वेज ऑफ सिलेक्शन, अभी हमने ये कर लिया है। नाउ जो 2-3 तरीके कह रहे थे, एक तो हमने शॉर्ट ये वाले अभी सीख लिया है। हालांकि इसका दूसरा तरीका है कि देखो बना बनाया है सब कुछ यहाँ पे,
आप यहाँ पे क्लिक करोगे, उस सेल को ऐड कर सकता है, शीट का रो ऐड कर सकता है, कॉलम ऐड कर सकता है, जो थोड़ी देर पहले तक हम रो राइट क्लिक से कर रहे थे। और डिलीट में भी यही सब काम कर सकता है जो राइट क्लिक से, देखो हाइड अनहाइड सब कुछ दिया गया है ना। तो आप यहाँ से भी उस काम को कर सकते हैं। तो दो ये टेक्निक हो गया, तीसरा शॉर्टकट हमने बात कर ही ली है। ठीक है। अब होता है कि तब क्या होगा जब आपके पास बहुत सारा डेटा है, आपको नेविगेट करना है, शुरू में जाना है, एंड में जाना है, ऐसे करके। तो क्योंकि हम स्क्रॉल तो कर नहीं सकते ना ऐसे। तो 10 लाख रो अगर स्क्रॉल करोगे तो ऑफिस की शिफ्ट खत्म हो जाएगी मोटे तौर पे, इतना में भी होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा करता नहीं होगा, और डे वन पे ही आपको सीखना होगा कि इन चीज़ों से कैसे बचें, है ना। तो चार शॉर्टकट मैं ऐसा बता देता हूँ कि आप अभी के अभी एक्सेल में नेविगेशन फर्स्ट क्लास हो जाएगा, इधर से उधर आप मूव कर पाओगे। कंट्रोल प्लस होम, बिगनिंग ऑफ द सेल। अब आपका कर्सर किसी भी कोने में रहे, कंट्रोल होम प्रेस करके आप A1 पे जा सकते हैं। इसी का उल्टा होता है कंट्रोल प्लस एंड, एंड ऑफ द यूज्ड सेल। यहाँ थोड़ा एक क्लॉज है कि जहां तक सेल आपने यूज किया है आप वहीं तक कंट्रोल एंड से जा पाओगे, एकदम से लास्ट में आप नहीं जा पाएंगे, है ना। तो एक्सेल को पता होता है, आपने एक बार कहीं कुछ लिख दिया, बेशक डिलीट कर दिया, तो उसके कैसे मेमोरी में होता है कि हमने वो सेल यूज किया है, ठीक है। तो एंड उसी को मानेगा। हालांकि जब आप फाइल सेव करके फिर से ओपन करोगे तब जेन्युइनली जो लास्ट यूज्ड होगा वही चल पाएगा, ठीक है। तो ये दो हो गए। तीसरा कंट्रोल प्लस एरो की। एरो की होता है ना बाएं दाएं ऊपर नीचे वाला, हाँ। जंप्स टू द एंड ऑफ कंटिन्यूअस सेल। कंटिन्यूअस सेल क्या होता है कि जो भी होना चाहिए कंटिन्यू, जैसे यहाँ से कंट्रोल के साथ मैंने नीचे वाला एरो की प्रेस किया तो यहाँ तक आ गया, तो ये कंटिन्यू था। इसके बाद कंट्रोल डाउन किया उसी कीबोर्ड से, उसी बटन से, तो ये लास्ट में चला गया। क्योंकि ब्लैंक था तो कंटिन्यू था, और डेटा है तो कंटिन्यू है, ये रुकता वहीं है जहाँ वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। तो ये किसी भी डायरेक्शन में आप चला सकते हो, इधर उधर बाएं दाएं ऐसे करके, ठीक है। तो इससे आप पूरे सीट पे मूव करना आसान हो जाएगा। और लास्ट है कि एक शिफ्ट भी ऐड कर दो इन्हीं चीजों में, होम एंड एंड एरो की जो भी आपकी नीड है, सेलेक्ट्स डेटा अकॉर्डिंगली, कि डेटा को अभी सेलेक्ट करता है। जैसे हम कंट्रोल डाउन से जा तो रहे थे, बट कंट्रोल शिफ्ट डाउन से ये डेटा सेलेक्ट करेगा। अब किसी भी डायरेक्शन में आप जाओ आपका डेटा सेलेक्ट होगा, ठीक है। डेटा क्यों सेलेक्ट करेंगे वैसे हम? तो कंप्यूटर तभी समझता है किसी टास्क को कहाँ परफॉर्म करना है जब हम उसको एरिया बताते हैं। अगर हम रेंज को सेलेक्ट ही ना करें तो हम उसे कुछ भी कहेंगे कि डिलीट करो तो पूछेगा कहाँ डिलीट करो। तो जब तक वो एरिया नहीं बताते तो सिलेक्शंस ऐसे हमें करना ही पड़ता है, कम से कम डेटा के आसपास। वैसे सिलेक्शन हर जगह होता है, आप व्हाट्सएप पे भी सेलेक्ट ऑल करते हैं तभी कॉपी होता है ना। फिर आप उसको फॉरवर्ड करते हैं। अगर हम सिस्टम को ये नहीं बताएंगे कि हमें क्या चाहिए तब तक वो उसके आगे आप कोई टास्क नहीं कर सकते। तो सिलेक्शंस हैं, ये बेसिक सिलेक्शन है एकदम प्लेन वाला। उसके आगे भी सिलेक्शन है कि सिर्फ ब्लैंक सेल को कैसे सेलेक्ट करें, जो सेल हिडन है उसको छोड़ के जो विजिबल है उसको सेलेक्ट कैसे करें, जिस सेल में फॉर्मूला लिखा है उसको कैसे सेलेक्ट करें, जिसमें फॉर्मूला नहीं है उसको, या शेप्स इमेज है सिर्फ उसको कैसे सेलेक्ट करें। तो एक्सेल में सिलेक्शन भी 36 तरह के हैं। अभी के लिए ये चार शॉर्टकट याद रखना है ताकि आप अभी के बाद जब भी डेटा पे काम करो तो शुरू में एंड में कहीं भी आप आसानी से बिना माउस के भी आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था रेंज सिलेक्शंस का। अब होता है कि डेटा फॉर्मेटिंग, ठीक है। डेटा फॉर्मेटिंग आप में से बहुत लोगों ने पढ़ा भी है, जो प्रीवियस सेशन में रहे होंगे। कोई जो बताना चाहे, फॉर्मेटिंग और एडिटिंग दो वर्ड यूज होता है ना। तो क्या है फॉर्मेटिंग? फॉर्मेटिंग थे, आप डे वन पे आए हैं, हाँ, अच्छा ठीक है। डेटा फॉर्मेटिंग क्या होता है? तो डेटा को चेंज नहीं करना है, बस उसका हम्म। वो हम्म। मतलब लुक चेंज करना है, उस हाँ टाइप वो ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करना। फॉर्मेटिंग एडिटिंग में ये फर्क है कि एडिट का मतलब हम खूब समझते हैं ना, जैसे वीडियो एडिटिंग, तो वो क्या करता है ओरिजिनल वीडियो में काट छाट करके जोड़ जाड़ दिया फिर एक फाइनल बनाया, तो उसमें मॉडिफाई होता है। बट जो डेटा फॉर्मेटिंग है उसमें नंबर्स मॉडिफाई नहीं होते, नंबर कैसा एपियर होता है एंड यूजर के लिए, हम उसको जो बेस्ट हम बना सकते हैं उस एक्टिविटी को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। और एक्सेल में ये
इतना छोटा टॉपिक है कि अभी सीखेंगे, अभी चैप्टर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका यूजेज 30% है, 40%। ज़्यादातर एनालिस्ट डेटा बनाने के बाद उसको ऑर्गेनाइज और अरेंज करने में बहुत टाइम लगाता है ना। कि अगर डेसिमल के 2 पॉइंट दिखाना है ना, और आपने एक पॉइंट नहीं दिखाया, सीधा ऐसे ऐसे दिखा दिया, तो आप ये समझ लो कि आपका क्लाइंट बैठा हुआ यूके यूएसए में, है ना, डॉलर में पैसा भेजता है, फिर तो सुनाएगा भी वो, क्योंकि उसको पल्ले पड़ेगा नहीं बात कि भाई ये मिलियंस में नंबर है, तुम डेसिमल भी नहीं दिखाए हो, ये कैसे समझ में आएगा। ये हमारा टारगेट मेट है, ना तो इसमें ग्रीन कलर है ना रेड है, सिर्फ छाप के हमें भेज दियो, ऐसा होता है को। तो आपको ये इंश्योर करना है कि एक्यूरेसी के अलावा डेटा प्रेजेंटेबल हो, वो उस बिजनेस से, उस एक्टिविटी से रिलेटेड हो। उसके लिए कुछ नहीं करना होता, बस ये जो चार टैब देखते हो ना, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, सब घूम फिर के इतना में खत्म हो जाता है वो। लेकिन वो काफ़ी यूजफुल होता है डेटा को समझने के लिए, ठीक है। तो इस एक्टिविटी को देखना है। तो ये फॉन्ट की फॉर्मेटिंग है, जैसा मैंने बताया, फॉन्ट की फॉर्मेटिंग यहाँ क्या, हर जगह एक जैसा ही है, फॉन्ट वॉन्ट बदलो, जहाँ आपको बोल्ड कर देना है किसी डेटा को, नंबर्स को इटैलिक करना है, अंडरलाइन है। एक्सेल में डबल अंडरलाइन भी होता है। मतलब कई बार लगता है कि एक अंडरलाइन से काम नहीं चलता होगा शायद, तो माइक्रोसॉफ्ट ने हाल के कुछ वर्जन में डबल अंडरलाइन दिखा दिया कि ये लो, तो वो भी मिल गया आपको। बॉर्डर्स आप दे सकते हैं, बॉर्डर्स में लाइन के कलर्स आप चूज कर सकते हो, लाइन के डिजाइन चूज कर सकते हैं आप। तो यहाँ से यहाँ तक में ऐसे देखो, ऑल बॉर्डर्स, तो आप बॉर्डर्स दे सकते हैं उसको, ठीक है। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जो भी चाहिए वो मिलेगा, ये फॉन्ट के कलर्स हैं, ठीक है। तो फॉन्ट के सेक्शन में बस आपको ये फॉर्मेटिंग जो यहाँ दिए गए हैं मोटे तौर पे वही है। अब है अलाइनमेंट के फॉर्मेटिंग, आप लेफ्ट तरफ से डेटा दे सकते हो, वैसे एक्सेल रिकॉग्नाइज कर लेता है, अगर नंबर है तो अपने आप वो राइट टू लेफ्ट जाएगा, और टेक्स्ट है तो लेफ्ट टू राइट जाएगा। फिर भी आप प्रेजेंटेशन पर्पज से उसको बेटर बना सकते हैं, सेंटर हो गया, राइट हो गया, ये टॉप है, ये मिड है, और ये बॉटम है ना। फॉन्ट टाइप कैसे करते हैं, तो आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। रेयरली यूज़ होता है, कई बार हेडिंग्स वगैरह में मुश्किल से यूज़ होता है, ऐसा कोई करता नहीं। बट क्योंकि एक्सेल एक ऐसा एप्लीकेशन है कि हर कोई यूज़ करता है, सीए भी यूज़ करता है, डेटा एंट्री ऑपरेटर से लेके सीईओ तो यूज़ करता है, अब भगवान जाने कि इसको क्या जरूरत पड़े, तो है तो सब कुछ इसमें। और ये है आपके इंडेंट। इंडेंट एक बहुत यूजफुल फीचर है जो लेस यूज्ड है, बहुत लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, लेकिन इसका काफ़ी इस्तेमाल है। जैसे कि मान लो मुझे इसको शिफ्ट करना है, तो बहुत सारे जानकार लोग भी ऐसे ऐसे करके शिफ्ट करते हैं। करते हैं आप में से कोई? आप लोग करते हो ऐसा, इंडेंट यूज करते हैं? हाँ। इन दोनों में फर्क क्या है कि दिखने में तो एक जैसा ही होता है कि पीछे हमने जगह छोड़ दिया, बट स्पेस एक बहुत खतरनाक कैरेक्टर है अक्रॉस ऑल प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशंस में, डेटा में। क्योंकि एक तो विजुअल नहीं होता, यूजर इस इंप्रेशन में होते हैं कि हमने जगह खाली छोड़ा है, बट स्पेस एक कैरेक्टर है, ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई एप्लीकेशन सीखते हैं, तो आप इंश्योर कीजिए कि कभी भी स्पेस का किसी भी डेटा में अननेसेसरी यूज आप मत करो, जब तक उसका अल्टरनेटिव अवेलेबल है। जैसे ये चीजें आप इसको यूज करो, इसको शिफ्ट ही करना है तो, ठीक है। इसको कहते हैं हम इंडेंट, ठीक है, ये पीछे की तरफ भी होता है और आगे भी शिफ्ट करा सकता है। अब है रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट को एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि जैसे मैंने लिखा दी एक्सेल एकेडमी, अब डेटा तो है बट ये विजुअल नहीं है, ये बड़े सेंटेंस हो सकते हैं, ज़्यादा टेक्स्ट हो सकता है, आपको रीड करना है। तो आपको या तो इसकी विड्थ बढ़ाओ, इधर खिसकाओ, कुछ नहीं करो, आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, वो आपको ये विजुअल करा देगा। और ये टोगल बटन टाइप है, क्लिक करोगे तो ये हाइड हो जाएगा, है ना। इसके नीचे है मर्ज एंड सेंटर। मर्ज, मर्ज का मतलब मिलाना, हम जानते हैं मल्टीपल सेल्स को कंबाइन करना होता है अगर वो सीक्वेंस में है। ऐसा मर्ज नहीं हो सकता एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, ऐसा तो खैर नहीं होगा। लेकिन एक साथ है ऊपर नीचे बाएं दाएं, तो उसको कंबाइन कर सकते हैं। इसमें डेटा लॉस का खतरा है पूरा, जो पहले सेल में डेटा होता है वही बच पाएगा। इनफैक्ट ये अलर्ट भी करेगा कि आपको डेटा जो शुरुआती सेल में है वही बचेगा, आप ओके कर सकते हैं। फिर आप लिख सकते हैं डेली रिपोर्ट, जो भी लिखना है आपको, ठीक है, डेली रिपोर्ट इस तरीके से, ठीक है। आप इसको हाईलाइट कर सकते हो इसे, ये मोस्टली टाइटल बनाने के ही काम आता है, ठीक है। इसको अनमर्ज भी कर सकते हैं, ये बैक टू नॉर्मल है, हालांकि जो डेटा डिलीट हो गया वो रिकवर नहीं होगा। अंडू के थ्रू आप जरूर कर सकते हो उसको रिकवर, ठीक है। ये लो, बढ़े आगे। तो अलाइनमेंट की हमने सारी चीज देख ली, फॉन्ट का सारा चीज देख लिया, ठीक है।
कुछ और क्वेरीज वगैरह किसी को लगता है सब ठीक है? हाँ। देखो अभी इन दोनों पे मैंने एक चीज आपको कहा था, थोड़ी देर में बताता हूँ, वो है फॉर्मेट सेल। ये अनदर एग्जाम्पल है कि कैसे एक्सेल में एक काम को हम चार तरीके से कर सकते हैं। जो चीज हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना, वो यहाँ भी है। देखो फॉन्ट वाली सारी चीज वही है जो हमने वहाँ सीखा है, ठीक है। अलाइनमेंट वाली वही चीज है जो अभी अभी सीखा है। नंबर्स अब हम सीखने वाले हैं, ठीक है। और बॉर्डर्स जो हमने यहाँ लगाया, तो आप यहाँ से भी इसको यूज कर सकते हैं। अब थोड़ी नंबर की फॉर्मेटिंग समझते हैं हम, कि नंबर के लिए अलग से कैटेगरी दिया हुआ है, ठीक है। मेनली डेटा टाइप कितने तरह के होते हैं, जो हमने कभी किसी बैच में आप लोग से बात, कितने टाइप्स के डेटा होते हैं मेजरली? वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हैं, बट दो तरीके। सिर्फ दो ही होंगे। एक तो टेक्स्ट होगा या नंबर होगा। जो नंबर होगा वो 0 से 9 तक होगा, और कुछ भी मिक्स नहीं होगा किसी भी हाल में। कुछ भी अगर आप उसमें मिक्स कर दिया 0 to 9 के अलावा, तो वो कहलाता है टेक्स्ट, ठीक है। तो नंबर जो टेक्स्ट है उसकी फॉर्मेटिंग 50 तरह के नहीं होते, वही कलर वलर करो वही वाला होता है, वो ओरिजिनल वो एक ही जैसा दिखता है। लेकिन नंबर्स 10 तरह के हो सकते हैं, होते हैं ना, जो हम रोज यूज करते हैं। कुछ एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि 12 बज गया, तो 12 इज टाइम। 12 तारीख, 12 इज डेट। 0.12 डेसिमल नंबर, 1/2 फ्रैक्शन, और 12 रुपया करेंसी, है ना। और सिर्फ 12 जिसमें लिखा ही नहीं को 12 क्या कहता है, तो जनरल नंबर। तो एक्सेल में आपको जब भी आप नंबर टाइप करते हो, तो आपको नीड के हिसाब से उसकी फॉर्मेटिंग चेंज करनी होती है ना। मैं आपको एक एग्जांपल जो मैं यूजुअली ये कोशिश करता हूँ बताने का, कि कहीं और लिखता हूँ मैं। अगर मान लो कि 100 का कोई एग्जाम था, और 70 एग्जैक्ट, प्रीवियस बैच में मैंने एग्जांपल दिया था कि 100 का एग्जाम है और 70 स्कोर किया। तो हम कैसे पता करेंगे कि कितना स्कोर किया? तो 70/100 ही तो होता है। लेकिन ये 0.7 दे रहा है ना। मैथ के अकॉर्डिंग ये ठीक है, लेकिन आप किसी पेरेंट को थोड़ी ना कह सकते हो कि 0.7 आया है, लड़का लेके आया है। अब उसको पूरा मैथ समझना होगा इसके लिए। लेकिन जब भी आप परसेंटेज पे क्लिक कर दिए, उसको कुछ नहीं पता, बोल दो 70% लेके आया है, तो 30% कम क्यों आया इसके लिए पकड़ लेगा उसको, बचवा को। क्योंकि उसको अब पता है कि 70% क्या होता है। बेशक उसको मैथ नहीं भी आता हो, 70 मोटे तौर पे इतना लोग समझ जाएगा, बट दोनों का मीनिंग एक ही है। 70% इज इक्वल टू 0.7। तो डेटा फॉर्मेटिंग की ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल है जो आपको ये बताएगा कि डेटा अगर प्रेजेंटेबल नहीं हो, रिलेट नहीं कर पाता उस एक्टिविटी से जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो सामने वाला आदमी समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो अब आप देखो कि एक ही डेटा कितने तरीके से फॉर्मेट किए जा सकते हैं, ठीक है। मैं कोई रैंडम नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, 45,000 लिख लिया, 0.4। ठीक है ये नंबर, इसको डेसिमल के 2 पॉइंट करके दिखाता हूँ आपको। जब तक ये जनरल है, तो ये ओरिजिनल जैसा था वैसा ही है। नंबर ये डेसिमल के 2 पॉइंट दिखाता है, जो मैंने खुद ही लिख दिया था, तो कोई चेंज फिलहाल नहीं दिखेगा आपको। करेंसी, अब इसने रुपीज लगा दिए, और ये करेंसी में कॉमा वॉमा लगा के फिटफाट कर दिया। हाँ, रुपीज देखोगे तो यहाँ देखो ये है ओरिजिनल, यहाँ कोई रुपीज का कोई आइकन नहीं है। लेकिन यूजर को दिखाने के लिए एक्सेल ने ये बता दिया कि भाई ताकि कोई समझ सके। अकाउंटिंग सब कुछ वही था, बट इसके फॉर्मेट बदल गए। शॉर्ट डेट, कहाँ ना कहाँ से उसने इसे डेट बना दिया कि 15 मार्च 2023। नंबर तो वही था ना, मैंने चेंज कुछ थोड़ी ना किया। अभी देखो लॉन्ग डेट, तो और बढ़िया से लिख दिया। हम्म टाइम, अब इसे कैसे पता कि 10:48 है? ओरिजिनल डेटा हम चेंज नहीं कर रहे हैं, कुछ भी एडिट नहीं किया, सिर्फ डिजाइन बदल रहा हूँ। परसेंटेज को भी ऐसे हो गया, है ना। फ्रैक्शन वगैरह, तो किसको किससे मल्टीप्लाई करके, किससे डिवाइड करके वो पॉइंट वाले नंबर बन जाएंगे, वो भी एक्सेल ने हमें बता दिया, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, नंबर्स एक ही है जिसको हमने एडिट किया ही नहीं, बट उसके फॉर्मेट 10 तरह के हो सकते हैं, है ना। अब इसके पीछे एल्गोरिथम क्या है, ये तो हम और डिटेल में देखेंगे, बट थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे, कि ऐसा एक्सेल क्यों करता है और क्यों ये एक्यूरेट है ना। बिना, हमने तो उसे बताया नहीं था कि तारीख कौन सा होगा, तो एक्सेल कैसे समझ गया तारीख कौन सा होगा। तो एक्सेल क्या करता है कि, जैसा मैंने बोला कि दो ही तरह के उसके पास डेटा है, टेक्स्ट एंड नंबर। एक नंबर को 10 तरीके से कैलकुलेट करता है। जैसे उसने एक रूल बनाया कि जो
दुनिया में ईयर शुरू हुआ है वो कब शुरू हुआ है? 1 जनवरी 1900 ईस्वी को। तो यहाँ लिखो 1 जनवरी 1900 ईस्वी। इसके पहले का एक्सेल रिकॉग्नाइज नहीं करता डेटा, डेट का, है ना? तो अब एक्सेल में यहाँ आप देखोगे तो 19, इसने बोला ये होगा वो 1। इसको आप सेलेक्ट करो, जनरल बनाओ, तो इसे कह रहा है 1। इसे बोल दो कि डेट, तो उसने बना दिया है। तो दोनों एक ही चीज होता है। मतलब आज जो तारीख होगा, वो 1 तारीख के बाद 2 तारीख भी 1900 ईस्वी में हुआ होगा, 3 भी हुआ होगा, तो एक एक इंक्रीज हो रहा है ना वो। इंक्रीज होते होते आज के तारीख तक हम पहुंच गए हैं। जैसे आज के तारीख का देखो, अब आप समझ जाओगे। आज का ये डेट है। अब इसको आप जनरल नंबर करो, तो ये कह रहा है 46,064। ये नंबर कहाँ से आया? जहां से ये शुरू हुआ था एक, वहां से एक्सेल के अकॉर्डिंग इतने दिन बीत गए हैं। तो डेट क्या है? वो नंबर ही है, उसके सिर्फ ये फॉर्मेट बदल देता है। ठीक है, ये बात थोड़ा समझ में आया? ऐसे ही एक्सेल ने कहा कि टाइम नाम का कोई चीज नहीं होता। जो राउंड फिगर्स हैं वो है डेट, जो डेसिमल नंबर है वो टाइम। डेसिमल नंबर जब भी होगा तो वो एक परसेंटेज जनरेट करेगा। जैसे मैंने बोला 0.34, तो ये डेसिमल नंबर हो गया, ये फ्रैक्शन है 1 का। और 0.034 को परसेंट कितना बोलेंगे हम? 34%। तो ये लो, ये भी दिखाते हैं। तो 24 घंटा के दिन रात को वो 34% से मल्टीप्लाई मार देता है। अब देखो, या तो आप मैनुअल करो या इसे ही बोल दो यहाँ पे कि डेट टाइम। तो सुबह के 8:09:36 हुए। उसने खुद कैलकुलेट कर लिया कि अगर 100% होता है 24 घंटे, तो 34% कितना बज के कितना मिनट होता होगा, वो तो हम पेपर पेन पे भी निकाल ही सकते हैं। तो एक्सेल ने वो बना दिया। तो कुल मिला के क्या कहानी है कि नंबर एक ही होते हैं, और उसको प्रेजेंट करने के जितने तरीके नीड है इंसान को, सब एक्सेल ने वहां दे रखा है कि भाई आप ऐसे करके बना लो। तो हमने नंबर फॉर्मेटिंग की बात की, थोड़ा एडिशनल ये सब आप कर सकते हो ऐसे करके, ऐसे करके कॉमा वॉमा ये सब आप यहाँ से ठीक कर सकते हैं। करेंसी वगैरह बदलना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, परसेंट सब कुछ यहाँ जाएगा। ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा ऑप्शन चाहिए तो राइट क्लिक में फिर से जाओ आप फॉर्मेट सेल पे, और इसमें नंबर्स का एक पूरी कैटेगरी है। जनरल नंबर, अकाउंटिंग, डेट, टाइम, फ्रैक्शंस, ये देख रहे हो, टेक्स्ट बना दो। इसको टेक्स्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हो, और कस्टम में आप अपना लिख सकते हो कि जैसे डी 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 ऐसे करके जो भी डिजाइन चाहिए आपको वो आप बना देगा। ठीक है। अब यहाँ देखो तो ये ओरिजिनल ही है, लेकिन यहाँ हमारे हमारी मर्जी के हिसाब से वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है। तो नंबर्स की फॉर्मेटिंग आपको बहुत डिटेल में यहाँ से मिलेगा। हम्म। कुछ इसमें मिलेंगे, बहुत सारे इसमें नहीं मिलेंगे। जो ये बताया इसमें आपको सब मिलेगा। जैसे मुझे दिखाना है 36 घंटे, अब दिन रात तो 24 घंटे के ही होते हैं ना, तो आप 36 आवर्स आप कैसे दिखाओगे? क्योंकि एक्सेल तो उसको कन्वर्ट करके फिर ऐसे बना देगा। तो इतना जितनी फॉर्मेटिंग है वो वहां जाके आपको मिलेगा, जो कि अलग से हम जरूर करेंगे। अभी आपके इंफॉर्मेशन के लिए था ये सब। ठीक है, तो डेटा फॉर्मेटिंग हमें पता चला, नंबर तक समझ गए, स्टाइल में कोई फॉर्मेटिंग नहीं है। इसको डिजाइन डिजाइन बना लो आप। वैसे तो मैनुअल यहाँ से भी कलर कर सकते हैं, बट इसने कुछ अच्छे टेम्पलेट्स दिए हैं जहाँ क्लिक करके झट से आपके पास एक डिजाइन बन जाता है। इसमें कुछ एडिशनल सीखने को नहीं है। और डेटा को टेबल फॉर्मेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशन को हम टेबल कहते हैं, ऑलरेडी कहते हैं, इन जनरल डिफिनीशन है। बट एक्सेल ने टेबल नाम का एक प्रोडक्ट भी बाद में इसमें बनाया, जिसके फीचर कुछ अलग है, उसके कैलकुलेशन मेथड्स अलग हैं, और कुछ सिंप्लीफिकेशंस हैं। तो आप डेटा को कर सकते हो, टेबल में कन्वर्ट कर सकते हो ऐसे करके। ठीक है। उसमें हेडिंग होना थोड़ा जरूरी है, नहीं तो ये नहीं करेगा या पहचानेगा नहीं। और एट द एंड ये रहा आपका, ये डेटा फॉर्मेटिंग का सुपर टॉपिक है कि जो बात हम मैनुअल कर रहे हैं अभी, कि यहाँ क्लिक करो, ये रेड करो, ग्रीन करो वगैरह, तो ये ऑटोमेट कर देता है उस काम को। बाद में आप इनपुट प्रोवाइड कीजिए, ये अपने आप आपको कर देगा। ये हम डे 3 पे पढ़ते हैं, क्योंकि रफली 1 घंटा लगता है ये सीखने में। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन वाले सेशन में तो हम इसको नहीं रखते, लेकिन आपके जानकारी के लिए कि ये एक मिसिंग टॉपिक है जो आज हम नहीं करेंगे। किसी देखते हैं, अभी आज कर सके, नहीं तो नेक्स्ट में तो फॉर श्योर कल करना है। उसमें हम इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के नियम कानून समझ लेंगे। ठीक है। ये वाले सेक्शन हम कर ही चुके हैं, कैटेगरी अभी थोड़ी देर पहले कर ही चुके थे। और इसके बाद शुरू हो जाता है एडिटिंग। तो फिलहाल हम डेटा एडिटिंग में नहीं जा रहे हैं, हम बात कर रहे थे डेटा फॉर्मेटिंग की, जो कि आप इस होम टैब के थ्रू कर सकते हो। ठीक है इतना।
चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या कहा जा रहा है हमें कि ये सारी चीज करने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज कि हम डे 2 में करें, तो डे 2 के लिए कोई डेटा सेट तो चाहिए होगा। यहाँ लिख देता हूँ मैं डे, ठीक है, और डे 2 के लिए कोई डेटा लेकर आता हूँ मैं। इसको डे 2 में हमें कौन सा डेटा चाहिए, एक डेमो टाइप का कोई डेटा ले लेते हैं कि वो कहाँ पे मिला। क्योंकि हम, ये आप मान के ही चलो कि लाखों लाइन होंगे, 50,000 हो, तो मैनुअल सर्च का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, उस पर आप डिपेंड नहीं रह सकते। तो Ctrl+F एक नॉर्मल शॉर्टकट है जो हर जगह मिलेगा, सिर्फ एक्सेल में नहीं बल्कि वर्ड नोटपैड हर जगह तो एक ही होता है वो। फर्क यह है कि एक्सेल में फीचर ज़्यादा हैं, सर्च के नियम कानून रूल्स, और दूसरे में उतने नहीं हैं। तो फाइंड व्हाट ये आपसे कहेगा क्या ढूंढना चाहते हैं, तो क्या ढूंढना है हमें, जैसे हमें ढूंढना है मॉस। फिर ये कहता है कहाँ सर्च करना है, पहले तो फाइंड ऑल करो। देखो इसने फाइंड ऑल करके आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में सारे रिजल्ट दे दिए, सेल का एड्रेस एड्रेस आपको बता दिया। नाउ अगर आप सिर्फ एक्टिव सीट में सर्च करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये रहेगा। हालांकि आप चाहें तो वर्कबुक सेलेक्ट कर सकते हो जो पहले सीट से लेकर लास्ट तक सर्च करके पूरी लिस्ट थमा देगा आपको, है ना। बाय रो या बाय कॉलम, एक्सेल को आप क्या कहते हो, पहले वो रो में जाकर सर्च करे या पहले कॉलम में करे, है ना। बट एक्सेल कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप कैसे भी सर्च करोगे 1 सेकेंड से कम में रिजल्ट आ जाते हैं। तो ना यूजर को फर्क पड़ता है ना एक्सेल को, बट हाँ वो ऑप्शंस अवेलेबल है। तो ये कर सकते हैं आप। और डेटा को सर्च कहाँ करना चाहते हैं, फॉर्मूला में, वैल्यू में, नोट्स एंड कमेंट्स में। ये काफ़ी स्पेसिफिक है। इन जनरल फार्मूला में हम सर्च करते हैं क्योंकि फार्मूला में और वैल्यू दोनों को कंबाइन करके सर्च करके डेटा देता है हमें, जो अभी आपको मिल गया है। कुछ केसेस में अगर आप चाहेंगे नोट्स और कमेंट्स, नोट्स एंड कमेंट्स अभी पढ़ा नहीं है, बट जैसे स्टिकी नोट नहीं होता हम कहीं लगा देते हैं, तो सेल के ऊपर भी ऐसा कुछ हम लगा सकते हैं। राइट क्लिक करके यहाँ पे आएगा आपके पास करके कि लर्निंग एक्सेल फॉर एग्जाम्पल। तो ये रेफरेंस के लिए होता है कि आप माउस ले जाओगे तो ये पॉपअप पॉपअप हो जाएगा, ठीक है। माउस ले जाओगे तो ये पॉपअप हो जाएगा और यहाँ बताएगा कि आपने कुछ यूजर के लिए नोट्स लिख रखा है क्या। तो अगर आप उसके अंदर सर्च करना चाहते हो तो आपको ये सेलेक्ट करना और आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये 3 ऑप्शन हम समझ गए। मैच केस क्या कहता है कि अगर आप कैपिटल लेटर में यहाँ टाइप कर रहे हैं, स्मॉल में कर रहे हैं, वो वही सर्च करेगा फिर, जो कि नहीं था तो उसने कहा नहीं मिला। दूसरा होता है मैच इंटायर सेल कंटेंट्स, कि जैसे हार्ड डिस्क में मैं कहूँगा कि हार्ड सर्च करने के लिए, तो इसने ढूंढ निकाला तो यहाँ यहाँ हार्ड डिस्क है, लेकिन आप इसे दोबारा ये बता रहे हो कि पूरे सेल में सिर्फ ये लिखा होना चाहिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा। बट ऐसा तो डेटा है नहीं हमारे पास, जहाँ भी हार्ड डिस्क है वो पूरा ही है। तो आधे अधूरे को नहीं सर्च करता या ज़्यादा को नहीं सर्च करता अगर आप इस पर टिक लगा दोगे तो, ठीक है। इतना ही है। रिप्लेस में तो कुछ ऑप्शन नहीं, रिप्लेस को बोल दो कि भाई हमें सॉफ्ट चाहिए, तो उसने जितनी जगह हार्ड लिखा होगा वहां उसने रिप्लेस करके सॉफ्ट डिस्क बना दे। क्योंकि मेजर चीज आपको इसमें देखना है, रिप्लेस में तो वो सिर्फ बदलता है उसको, ठीक है, याद रहेगा। अब है टेक्स्ट टू कॉलम, ठीक है। किनको याद है टेक्स्ट टू कॉलम क्या होता है जो पहले बैच में आया है। डिलिमिटेड वाला। हाँ, डिलिमिटेड वाला। तो टेक्स्ट टू कॉलम का बैकग्राउंड क्या है, जो एकदम जेन्युइन बात है, कि आपको डेटा कोई ना इतना बना के सजा धजा के कलर करके हेडिंग करके चमका के तो देगा नहीं ऑफिस में। वो ऐसे कूड़े की तरफ फेंक देता है, मेल पे अटैच कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, सीक्वल से डाउनलोड कर लिया, CSV फाइल हो गया, कुछ भी हो गया। एज एन एनालिस्ट अब आपका काम है कि उसके आगे आप बढ़ो, है ना। तो वेल ऑर्गेनाइज नहीं होता। हायर चांसेज हैं कि जो हाई वॉल्यूम डेटा है वो आपको नोट पैड के फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। और ये मजबूरी भी है कि बड़ा डेटा सेट मेल पे आएगा नहीं। कि अगर एक्सेल में आप, बहुत है 10 लाख, मान लो रो आइटम है, 10 लाख या 5 लाख ही सही, तो वो फाइल बन जाएगी 40 MB की। मेल पे तो नहीं आ पाएगा ना फिर, मेल पे तो 20-30 MB ही जाती है ना। मेल पे कितना आएगा, 20-30 MB। जब ही हम नोट पैड में उसको पेस्ट कर देते हैं तो बन जाता है 5 MB की, 10 MB की। तो जो डेटा सेंड होता है, शेयर होता है,
तो हायर वॉल्यूम ऑफ रिकॉर्ड्स लोग नोट पैड में भेज देते हैं, तो कहानी ये है। लेकिन आपको तो एक्सेल में चाहिए वो। अगला तो फुर्सत पा गया भेज के, लेकिन अब आप उसको ऑर्गेनाइज कैसे करोगे, अरेंज कैसे करोगे, हेडिंग्स कैसे लगेगी, तो कॉलम कैसे होगा। तो छोटा सा एग्जांपल बनाते हैं। जैसे नेम, सिटी, टारगेट। हाँ, अजय मुंबई। हाँ, इसका टारगेट ये है फॉर एग्जांपल। सुरेश चेन्नई, ये है टारगेट। विजय दिल्ली। और अ, कुछ भी लिख दिया ऐसे, मान लो 3,000। ठीक है। अब देखो, देख के तो हमें पता लग रहा है कि 3 कॉलम होगा। देख के नेम का होना चाहिए, एक टारगेट का, और जो भी है सिटी और टारगेट का। बट ये बात नोट पैड को नहीं पता, क्योंकि उसमें ना तो रो होता है ना कॉलम। रो तो चलो मान भी लिया, कॉलम नाम का तो ये चीज ही नहीं है ना। तो आप इस डेटा को या तो ओपन कर सकते हो फाइल में जाके एक्सेल में, नहीं तो कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जब भी आपने कॉपी पेस्ट किया तो ये क्या हो जाएगा, एक ही सेल में आ जाएगा बार बार। जो कि हमें चाहिए किसमें, हमें ये रो एंड कॉलम में चाहिए था, ताकि हम इसका सम कर सकें, एवरेज कर सकें, इससे कुछ ग्राफ चार्ट्स जनरेट कर सकें। अभी ये डेटा आपके मतलब का है नहीं, क्योंकि जैसा नोट पैड में था एक्सेल में भी एक में ही आ गया। आप क्या करोगे, इसको आप डिफरेंट कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। तो डिफरेंट कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आप कहाँ पे जाना है, डेटा टैब में जाना है। टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन पहले से बना होता है। तो इस डेटा को कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करने के दो तरीके दिए गए हैं। डेलीमेटेड में हम चले गए, डेलीमेटेड ने पूछा कि भाई आप इसको अलग करना चाहते हो, लेकिन हम कैसे पहचाने कि क्या आपको अलग करना है। टैब से करूँ, नहीं टैब से नहीं। सेमी कॉलन से करना है, बिल्कुल नहीं। कॉमा से, तो देखो ये प्रीव्यू भी दिखा देगा कि हाँ ठीक है ये कर सो, हमें लगा ठीक है ये। नेक्स्ट किया, फिनिश किया, तो 3 में आ गया। जब ही ये कॉलम अलग हो गया तो ये एक्सेल जैसा ही फाइल बन गया जैसे ये पहले था। अब तो सिर्फ कलर करना है, हेडिंग वेडिंग करनी है आपको। 3 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट तो हो गया। तो जब आपके पास इनपुट टेक्स्ट फाइल में है और आपको यहाँ पे अरेंज करना है कॉलम में, तो पूरा नाम बन गया टेक्स्ट टू कॉलम। यही है, ये छोटे डेटा पे जो आप देख रहे हो, बड़े पे भी यही होता है। हालांकि इसके और भी एग्जाम्पल हैं। एक फिक्स्ड विड्थ के मेथड है, जिसमें आप ही बता दो कहाँ से कट मारना है इसे। ठीक है, कोई आइडेंटिफायर नहीं है। हम ये समझ नहीं पा रहे हैं कैसे हम इसको अलग करें, कॉमा वॉमा दिया ही नहीं गया हुआ, ऐसा भी होता है। तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। हालांकि आपको ये काम केयरफुली करना होगा कि क्या इस पे फिट बैठ रहा है नहीं बैठ रहा। जैसे ये एग्जाम्पल इस पे फिट नहीं हो रहा कहीं से भी। लेकिन सर्टेन आपको एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जो कि एकदम से काम करेगा। कुछ ले लो, जैसे एम्प्लॉय आईडी है ना। या जैसे मैंने बताया था बैंक का, कि आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर मिक्स्ड है, एक लाइन से लिखा हुआ और उसको 2 कॉलम में जाना है। अब हमें पहले से पता है कि इतने कैरेक्टर का आईएफएससी कोड है, तो उतना पे जाके इसको कट मार दो बस। यहाँ पे गए, बोला कि 11 कैरेक्टर का है, तो 11 के बगल में कट मार दो, 2 कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, खत्म होगा। हालांकि ये भी एंड सॉल्यूशन नहीं है। कुछ केसेस में आपको ऐसा मिलेगा कि ना तो उससे काम चलेगा ना इससे काम चलेगा, ऐसा होता है। और मोस्टली एप्लीकेशन में ये प्रॉब्लम है, एमएस एक्सेस और दूसरे भी एप्लीकेशन में, कि 100% इसका समाधान नहीं है। कि कुछ केस में आइडेंटिफाई करने का तरीका ही नहीं मिलेगा आपको, है ना। लेकिन हाँ, कई बार फॉर्मूले लगा लिया, कुछ फाइंड रिप्लेस कर लिया, कुछ इधर उधर करके उसको बन जाता है। फिलहाल के लिए जो एक्सेल ने 2 ऑप्शन दिए हैं वो मैंने आपको बता दिए टेक्स्ट टू कॉलम में। आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, हो जाएगा ये। रिमूव डुप्लीकेट। अब कोई डेटा लेकर देखते हैं कि डुप्लीकेट क्या है। डुप्लीकेट का मतलब, सो कोई भी इंफॉर्मेशन मोर देन वन टाइम इज डुप्लीकेट। बट उसमें भी एक क्लॉज है कि जो करस्पॉन्डिंग कॉलम्स हैं वो भी सेम होना चाहिए। इसमें तो एक ही कॉलम है, तो कुछ तो और हो ही नहीं सकता। आप डेटा पे जाइए और रिमूव डुप्लीकेट को बोल दीजिए कि डिलीट करने को। उसने कहा कि ठीक है भाई, कर देता हूँ। ये इसको थोड़ा जगह बनाते हैं तो ठीक रहेगा। यहाँ पे आ गए रिमूव डुप्लीकेट, इसको बोला कि हटाओ। ये कितना आसान था।
लेकिन ये काम कितना मुश्किल है, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं हो तो आप 10,000 लाइन में नॉर्थ को एक बार छोड़ के बाकी वाले को डिलीट करोगे, कैसे करोगे? स्क्रॉल करेंगे, ढूंढेंगे, सॉर्टिंग करेंगे, ना जाने क्या क्या करेंगे। बट रिमूव डुप्लीकेट ने आपको वो एक कॉपी उस इंफॉर्मेशन का दे दिया, बाकी उसने डिलीट कर दिया, है ना। दूसरा एग्जांपल भी हम ले सकते हैं इसमें कि यहाँ से आप डिलीट करो, रिमूव डुप्लीकेट करो। अब इसे पता है दो हेडिंग है, और इसने डुप्लीकेट हटा दिया। ऑल दो नॉर्थ 2 बार आ रहा है, साउथ 2 बार आ रहा है, लेकिन जो उसके रीजन है वो तो अलग है। ये डुप्लीकेट नहीं कहलाएगा। तो जो कंबाइंड इंफॉर्मेशन होता है, अगर वो सिमिलर है दोनों में, तभी वो डुप्लीकेट होगा, है ना। जैसे अजय कुमार ये है और ये भी अजय कुमार है, बट फादर नेम अगर अलग है, तो जाहिर सी बात है दो अलग बंदे होंगे, तो डुप्लीकेट आदमी तो हुआ नहीं, है ना। तो डेटा में भी ऐसा ही है कि करस्पॉन्डिंग इंफॉर्मेशन वो नहीं होना चाहिए, सिमिलर नहीं होना चाहिए। इवन एसपीएस वगैरह का जरूर ध्यान रखिए इन चीज़ों में, ठीक है। तो हम यहाँ आगे, और रिमूव डुप्लीकेट खत्म है, और कुछ भी नहीं है रिमूव डुप्लीकेट में, क्लिक ही करना है आपको। अब क्या बचा? अब बच गया ये कि देखते हैं क्या था यहाँ पर, डेटा वैलिडेशन। ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है। डेटा वैलिडेशन, ठीक है। डेटा वैलिडेशन क्या था? डेटा जो है वो आना चाहिए, उसी टाइप का होना चाहिए, वरना फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक्सेप्ट नहीं करेगा। वैलिडेशन, वैलिड मतलब समझते हैं कि वैलिड का हिंदी क्या होता है? क्या होता है वैलिड? हाँ। वैद्य, हाँ। वैद्य हाँ। हाँ। हाँ नहीं, वैद्य ही होता है सर, क्या? कि यह जो आपने नाम लिखा ये वैद्य है, हाँ हाँ, हिंदी में एक्सेप्टेबल हाँ। एकदम वैद्य का डॉक्टर टिपिकल हिंदी भी वही होता बात है है। कि जो लागू होता है, नहीं कहते वैलिड आईडी कार्ड दो, फिर आप पैन थमाओगे, नहीं नहीं आधार दो, ये नहीं चलेगा। तो कहने का ये मतलब है कि अगर उसने ये रूल सेट किया कि हम पैन को नहीं मानेंगे आईडी प्रूफ, तो नहीं मानेंगे, आधार ही चाहिए। तो आप भी डेटा में सेल्स में ये रूल लगा सकते हो कि इसको हम एंट्री करने देंगे इस तरह के डेटा को, तभी होगा, वरना एक्सेल करे ही ना। वो आपको प्रॉम्प्ट करता रहेगा, एरर नहीं करने देगा। तो डेटा वैलिडेशंस किस तरह के होते हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये भी हम डेटा टैब में है, और यहाँ पे है कि एनी वैल्यू, एनी वैल्यू मतलब जो मर्जी हो लिखो, वो तो होता ही होता है। होल नंबर, आप सिर्फ होल नंबर एंटर कर सकते हैं, बट कौन सा, ये सारे कॉम्बिनेशन दिए गए हैं, बिटवीन, ग्रेटर देन, लेस देन, ये अपने ज़रूरत के हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ गया कौन सा है, डेसिमल नंबर, है ना। फिर कौन सा आ गया, लिस्ट, मोस्ट पॉपुलर। और डेट, टाइम, टेक्स्ट लेंथ, इतने ही तरह के हैं बस। इसमें एक ही है जिसमें आपको मेहनत करना है, कस्टम, क्योंकि ये तो बने बनाए रूल हैं, ठीक है। तो मैं एक लिस्ट बना लेता हूँ पहले। होल नंबर, ठीक है। दूसरा क्या था? डेसिमल नंबर। तीसरा क्या था? लिस्ट। उसके बाद क्या था? डेट, टाइम, टेक्स्ट, लेंथ, और कस्टम, यही था आई गेस। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या कंट्रोल, और होल नंबर, आप जिस भी एरिया पे सेलेक्ट करोगे और रूल लगा दोगे आप, तो उस पे लागू हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप ये कर रहे हो तो क्या आपने रेंज वो सेलेक्ट किए हैं, नहीं तो जिसमें कर्सर है एक में ही चलेगा, फिर बगल में मर्जी किसी कोई भी एंट्री करे। मैं एक का ही एग्जांपल लेके चलता हूँ। होल नंबर, मैंने बोला कि 1 से 10 के बीच में ही कोई एंटर करे, ये देख लो ठीक से, क्लियर है ये स्क्रीन? हाँ, एक और अच्छी बात है, इनपुट मैसेज ये देता है, जो कि आप चाहो तो आगे इनपुट मैसेज यूजर को बता सकते हैं, प्लीज एंटर बिटवीन 1 to 10। अब इसमें थोड़ा एंड यूजर को ये फायदा है कि उसे पता लग जाएगा कि मैं ये सब क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ, ये सब क्यों नहीं लिख पा रहा हूँ। तो उसमें लिखा तो हुआ है कि भैया 1 से 10 में करो, वरना मत करो, खत्म करो बात। तो यूजर के लिए ये एक पॉपअप भी देगा, जब भी आप कर्सर इधर करोगे वो गायब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने होल नंबर सीख लिया। डेसिमल नंबर कर लोगे आप लोग, इतन ये तो कर ही लोगे, कि आपको करना क्या है, फिर देखो यहाँ जाके इसमें सेलेक्ट करना कि भाई डेसिमल नंबर के बाद होल नंबर,
डेसिमल जो भी है, तो आप इसमें रेंज वेंज दे दो, ओके ही करना है उसमें। लेकिन लिस्ट में, लिस्ट क्या कहता है कि लिस्ट क्या कहता है कि हम्म, आप जो भी जैसे नॉर्थ साउथ लिखते हो, टाइप करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। आप एक बार एक्सेल को बता दो कि हमें यही चार्ट चाहिए, आपको हमेशा वो पॉपअप देता रहेगा, आप सेलेक्ट कर लो, टाइपिंग की झंझट खत्म। हम्म। तो ये लिस्ट हो गया। यहाँ लिख दो नॉर्थ, ठीक है। यहाँ लिख दो साउथ, लिख दो ईस्ट, यहाँ लिख दो वेस्ट। ठीक है, ये आ गया ड्रॉप डाउन, इसमें कर लो। तो अब आपको एक्यूरेट मिलेगा। देखो इस पूरी एक्टिविटी का ये रीजन है कि हमें एक्यूरेसी चाहिए। टाइप तो कोई भी कर सकता था। मान लो आप एक ट्रैकर सर्कुलेट कर रहे हो टीम में, जिसमें कुछ डिटेल्स है, भाई क्लाइंट नेम बताओ, उसमें आपके कितने केसेस हुए बताओ, डेट बताओ वगैरह। तो अगर आप सर्कुलेट कर दोगे तो जिसकी जो मर्जी है आगे पीछे छाप देगा। फिर आपके लिए काम 3 गुना बढ़ गया, आप ठीक करते रहो, उसको बुलाते रहो, एक्यूरेसी करो। बट अगर आप सीट ही ऐसा भेज दो कि गलत एंट्री कर ही नहीं सके, तो फिर तो काम आसान हो गया। तो जो वैलिडेशन है हम उस केस में यूज़ करते हैं स्पेसिफिकली, जहां हमें डेटा कैप्चर करना है, या तो खुद यूज़ करना है या एंड यूज़र किसी से मंगाना है, और मैक्सिमम एक्यूरेसी अचीव हो, कि मर्जी से कुछ भी नहीं छाप दे वो कोई, तो उस पर्पज से यूज़ होता है। ऐसे ही लिस्ट में अब किसी ने वेस्ट का स्पेलिंग गलत लिख दिया तो, या हम खुद ही लिख दिए तो सिंप्लीफिकेशन एंड एक्यूरेसी पर्पज से यूज होता है। तो हम क्या तरीका अभी करें हैं कि यहाँ जाके आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। बहुत लंबी लिस्ट होगी तो आप टाइप थोड़े ना कर पाओगे, टाइपिंग में ही आपने गलत कर दिया तो, ये भी तो बात है। तो आपको क्या करना है कि रेंज सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ से गया बोलो कि लिस्ट, फिर यहाँ पे गए और आपने ये सेलेक्ट किया फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ तो गलत नहीं होगा, और ये आपको हमेशा ये दिखाना शुरू कर देगा। तो दोनों तरीके, एक दो हो तो टाइप मार लो, नहीं तो कहीं लिस्ट बना के उसको कर दीजिए, ये टॉप अप, ये पॉप अप आपका होता रहेगा। ठीक है। इसको सेलेक्ट करके उसमें पेस्ट बिल्कुल पेस्ट नहीं करना। जब भी मतलब। आपने सेलेक्ट कर लिया तो वो रीड कर गया। अब जहां भी आप ड्रॉप डाउन दोगे ये खुद ही दिखाएगा, क्लिक करोगे तो आप इसको सेलेक्ट करना। ठीक है। डेट वही है कि स्टार्ट डेट एंड डेट क्या है, ये आप लोग को दे रहा हूँ मैं, एक आध काम भी तो देना हमें, तो वो क्लिक करके आप देखना। टाइम बना के देखना, टेक्स्ट लेंथ की कितना लेंथ का कैरेक्टर कोई एंटर कर सकता है, उससे हो गया। एक चीज जो मैं बता दूंगा वो है कस्टम। कस्टम ये कहता है कि आपका सारा काम अगर इससे नहीं चल रहा, आपको कोई ऐसे रूल बनाने हैं जो इसमें कवर ही नहीं होते, तो फिर अपने फॉर्मूले एक्सपर्टीज को यूज करो, कस्टम नाम के कैटेगरी में जाओ और उस रूल के लिए फॉर्मूला लिख दो। ऑल्दो आज आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा, आपको आज नहीं पता हो बहुत फॉर्मूले, मैं एक आध एग्जांपल बना देता हूँ, लेकिन आप ये समझ जाओगे कि अपने मर्जी के हिसाब से हम कोई भी रूल लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा फॉर्मूला आएगा उतना बढ़िया रूल बना सकते हो। ठीक है। तो सबसे सिंप्लीफाइड एग्जांपल है कि इसमें मैं चाहता हूँ यूज़र को कि सिर्फ ऑड नंबर एंटर कर सके, इवन नंबर नहीं कर सके, है ना। तो हमें कोई ऐसा फॉर्मूला तो सीखना पड़ेगा जिससे एक्सेल रीड करे कि ऑड है या इवन है। एक्सेल ही तो डिसाइड करेगा कि भाई ये ऑड नहीं है, नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करना, आपको यहाँ जाना है, आप कस्टम में जाओ, और इज ऑड, इज ऑड नाम का एक फंक्शन होता है जो चेक करता है क्या ये ऑड नंबर है। आपने ओके कर दिया, बात खत्म है। अब इसमें कुछ भी लिखो नहीं हो रहा, इसमें 5 लिखो, ये क्या था, ऑड नंबर, मैं 6 लिख देता हूँ तो नहीं करेगी। तो आप ऐसे रूल लगा सकते हैं। ठीक है। ये हो गए आपके डेटा वैलिडेशन, और कुछ नहीं है। 5 मिनट का चाहो तो ब्रेक ले लो, फिर हम 5 मिनट में ये, पाँच इसमें एक मिनट चीज हो रहा है, हाँ जो हाँ। आपने सिलेक्ट की थी ना, हम्म, वो लिस्ट आपकी शीट में होनी चाहिए। हाइड करके रखो, कहीं भी रखो, हाँ जब कहीं भी डिलीट लिखो। करते हो ना उसको, तो ये तो काम नहीं रहेगा आपको कवर। हम्म, उसको कहीं होना चाहिए, हाइट से फर्क नहीं पड़ता। उसे कहीं भी रखो, जो हाइड करो, दूसरे सीट में रख लो, होना चाहिए आपके पास। नए टैब में रख लो, इवन दूसरी फाइल से भी रीड कर लेगा वो। हाँ अगर वो फाइल उस टाइम ओपन नहीं है वो तो वो ब्लैंक आ काम नहीं जाएगा। रहेगा। हाँ, लेकिन सीट तो आप रख ही सकते हो। ठीक है, तो 10:22 हो गया है, 10:30 में रिज्यूम करते हैं। तो हमें डे टू आज कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि इन चीज़ों को ज़्यादा ड्रैग करके फायदा नहीं है।
हम्म। तो हमने क्या सब देख लिया था। इस फाइल को ना थोड़ा सेव कर लेते हैं। एडवांस एक्सेल। डेटा फिल्टर सॉर्टिंग, ये चार चीजें। देखो, जो डेटा फिल्टर होता है उसमें हम सिर्फ वो डेटा देखना चाहते हैं जो हमें नीड है, बाकी को हाइड करते हैं टेम्पररी, है ना। तो उसके लिए स्टेप वन है, आप डेटा में जाएंगे और ये फिल्टर मिलेगा। हालांकि इसके भी शॉर्टकट्स वगैरह हैं, अभी के लिए आप वहाँ जाएंगे और ये ड्रॉप डाउन जैसा कुछ बन जाता है। जैसे मुझे सिटी का चाहिए, मैं टिक करूंगा कि मुझे कोचिंग चाहिए, तो ये मिल गया। मुझे दो का चाहिए, चेन्नई भी, तो वो मिल गया। अब क्या हुआ कि हमें जो देखना है वही देख पा रहे हैं, बाकी की जरूरत नहीं है, तो अभी छुपा हुआ है, हिडन है। हालांकि यहाँ जाके फिल्टर हटाओगे, एवरीथिंग इज बैक टू नॉर्मल, है ना। इसके अलावा थोड़े कॉम्प्लेक्स रूल होते हैं कि हमें एग्जैक्ट नहीं पता, बट हमें कुछ आइडिया है क्या चाहिए। इक्वल्स में लिख दो, हमें जैसे दिल्ली चाहिए तो दिल्ली मिल गया। यहाँ जाके इसे बोलो बगल में कि डज नॉट इक्वल दिल्ली, तो दिल्ली छोड़ के सब डेटा मिल गया आपको। फिर आपने कहा बिगिन विथ डी, डी से शुरू होने वाला दिखाओ, ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं इनफैक्ट। और एंड विथ डी, अनदर एग्जांपल, तो डी, है ना। कई बार सीधे तरीके से हम नहीं ढूंढ पाते, कंटेंट्स डी, डी होना चाहिए बस, चाहे जहां भी हो। और डज नॉट कंटेंट्स डी, कि डी नहीं हो बाकी सब हो तो चलेगा। देख रहे हो, ये सब कॉम्बिनेशन है। कस्टम फिल्टर है तो वही बॉक्स, लेकिन इसमें इसका यूज हमने नहीं किया था। इसमें बोल दो कि डज नॉट कंटेंस ए, मतलब ऐसा डेटा दिखाओ और शहर का नाम जिसमें डी और ए दोनों नहीं हो, एंड मतलब दोनों नहीं हुआ, और का मतलब दोनों में से कोई एक नहीं हो। बिल्कुल। तो उसने ऐसे दो ही शहर के नाम ढूंढ निकाले जिसमें ना तो डी था और ना ही ए था। ठीक है। तो ये आपके कस्टम फिल्टर हो गए, यहाँ से आप हटा भी सकते हो। जो न्यूमेरिक वाले डेटा होते हैं ना, उसमें कुछ ऑप्शन आपको ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि इक्वल, डज नॉट इक्वल तो है ही, बट ग्रेटर देन मिलेगा, ये सब आपको क्लिक करके देखना है। ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, बिटवीन, कि किसके बीच का डेटा चाहिए, जैसे टॉप 10 किया तो मैक्सिमम 10 वाला डेटा आपको मिल गया। एवरेज से कम। सर टॉप अगर टॉप किस बेसिस पे लगा है इसमें? पूरा डेटा को रीड करता है, और मैक्सिमम जो शुरू का 10 रहा होगा वो वाला शुरू दिखाता है। का क्या मतलब? शुरू का मतलब वैल्यू, अच्छा वैल्यू। सीक्वेंस नहीं, वैल्यू। वैल्यू। ठीक है। कस्टम फिल्टर लौट के वहीं आ गया तो आप वो कर सकते हो, है ना। आप ये सेल के जो बैकग्राउंड कलर है उस पर भी फिल्टर लगा सकते हो, तो आपको सिर्फ ये दिखाएगा। आपको ये वाला नहीं चाहिए, व्हाइट वाला चाहिए, तो नो फिल वाला, तो फिर वही दिखाएगा, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है। तो नंबर्स में कुछ ऑप्शन ज़्यादा मिलेंगे, टेक्स्ट में थोड़े से कम है। करता यही है कि आपको जो चाहिए वो डेटा ये आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा, बाकी को टेम्पररी हाइड करेगा। और क्या है, और आता है डेटा सॉर्टिंग। देखो, डेटा सॉर्टिंग के लिए हमें डेटा को मिक्स करना पड़ेगा। अभी आप डेटा देखो, वेल अरेंज्ड है, पहले सारे जोन हैं, हाँ, उसके बाद उसी के हिसाब से नॉर्थ वन है, वो खत्म होता है नॉर्थ टू है, फिर शहर का नाम भी सीक्वेंस में वेल अरेंज्ड है। इससे क्या होता है, हमें डेटा को समझने में आसान हो जाता है। हालांकि अगर मैंने अभी मिक्स कर दिया, ऊपर रो नीचे, नीचे रो ऊपर, इससे डेटा खराब नहीं हो जाता। इसका ये मतलब नहीं हुआ कि कुछ गलत है, क्योंकि जो भी लाइन है पूरी की पूरी ऊपर गई है। अगर नॉर्थ में यहाँ 165 था नोएडा में, तो ऊपर भी रहा होगा तो वही रहा होगा ना। तो ये ऊपर से नीचे चला गया है, बट डेटा ये भी ठीक है। प्रॉब्लम इसमें बस ये आती है कि हम इसको रीड नहीं कर सकते ढंग से, इसका मीनिंग नहीं समझ सकते, इसमें कुछ अंदाजा ही नहीं आता कि भाई नोएडा है तो कितनी बार है, वगैरह वगैरह। तो हम हमेशा चाहते हैं कि डेटा वेल अरेंज्ड हो, इस काम को हम कहते हैं कि डेटा सॉर्टिंग, अरेंजमेंट। ठीक है। करना क्या पड़ता है आपको कि शॉर्ट में जाइए, और यहाँ जाके डेटा सॉर्टिंग में पूछेगा किससे सीक्वेंस बनाना का, पहले सारे जोन को एक साथ करो, फिर आप उसे बोलो कि नहीं, रीजन को भी उसी सीक्वेंस में ठीक करो, और सिटी को भी करो, पर जितने भी चाहो आप प्रोडक्ट को भी करो। अब क्या करेगा, सारे जोन पहले एक साथ लेके आएगा,
उसमें भी ये इंश्योर करेगा कि जो रीजन है वो भी अल्फाबेटिकली हो। मतलब ओके करते ही आप समझ जाओगे। देखो, पहले ईस्ट दिया, फिर पूरे ईस्ट वन दिया जैसा पहले था, फिर शहर का नाम दिया तो एक साथ दिया। ऐसे करके उसने रो को नीचे का ऊपर उठाया, उठे को ऊपर नीचे ले जाके फिट फाट कर दिया पूरा, जो हम मैनुअली नहीं कर पाते। है ना, दो चार लाइन को भी ऐसे ऊपर नीचे करने में हालत खराब होगी। अगर 10,000 लाइन हो तो हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे सीक्वेंस। है ना। ठीक है, तो ये था डेटा सॉर्टिंग। हालांकि डेटा सॉर्टिंग में भी आप कलर के हिसाब से कर सकते हो। देखो, मैंने ये बोला कि जोन में जाना, सेल के कलर जो कि ये ग्रीन वाला है इसको टॉप पे दिखाओ। उसने डेटा को छोड़ दिया, कलर को पकड़ लिया, उसको एक जगह ला के दे दिया। ठीक है, तो ये रहा आपका डेटा का सॉर्टिंग। और डेटा के सॉर्टिंग में सिर्फ रो ऊपर नीचे नहीं होता, कॉलम भी बाय दाया कर सकते हो आप। कि ये जो हेडिंग है वो सीक्वेंस में नहीं है, आप उसको कर सकते हैं। एक स्टेप ज़्यादा है। आपको क्या करना है कि ऑप्शन में जाके लेफ्ट टू राइट पे क्लिक मारना है, और तब जाके ऐड लेवल करना है। रो नंबर 1 सेलेक्ट करते ही ओके करके ये उसने अरेंज कर दिया। ठीक है, ये समझ आ गया। तो हमने डेटा शॉर्टिंग सीख लिया, रेंज कॉपी पेस्ट। देखो, इसके पहले ना आपको गो टू सीखना पड़ेगा। गो टू वाला क्या है, जो हम डे वन पे हम बात कर रहे थे कि गो टू टॉपिक क्या है। तो हमें एक अभी ना एक डेटा बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। ना, ये डेटा बन चुका है, सेंटर कर दिया। तो हो सकता है डेटा रेंज में कहीं ब्लैंक हो सकता है कहीं फॉर्मूले भी है ना, यहाँ है, कहीं कहीं फॉर्मूले भी हो सकता है किसी में कमेंट लिखा हो, रिमार्क्स कमेंट जो भी बोलते हैं। और कुछ जगह कंडीशनल फॉर्मेटिंग रखा हो, लगा हो, कुछ भी। ठीक है, अब गोटू क्या करता है कि गोटू आपको जहां कहोगे वहां चला जाएगा। कहाँ कहाँ, कंट्रोल जी से गोटू। और स्पेशल है, बोलो कि नोट्स चाहिए हमें, हमें सिर्फ वो डेटा सेलेक्ट करो इस एरिया में जिसमें नोट्स हो। उसने ढूंढ निकाला। अब आप इसको डिलीट करो, कॉपी करो, ये तो आपका काम है। फिर आप इसे बोलो कि वहां चलो, जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट्स कौन से होते हैं जिसमें फॉर्मूला नहीं होता, फिक्स नंबर्स हैं, है ना। कंट्रोल वो, इसमें फॉर्मूला में जाना है तो सिर्फ वो सेल सेलेक्ट किया। हम करते क्यों हैं ये, लेकिन अगर उसने सेलेक्ट ही कर लिया हमें क्या करना, लेना देना क्या है बताओ। वैसे गेस करो, हम क्यों सेलेक्ट करेंगे इससे। कभी फॉर्मूला चेंज करना हो तो पूरे हमें गुड एग्जांपल है कि हमें फॉर्मूले ही डिलीट करना हो सिवाय फिक्स नंबर के। तो अगर हम वैसे एक एक ढूंढने जाएंगे, वो तो न, एक तो ना तो मिलेगा, और गलती से हम कुछ और भी डिलीट कर सकते हैं। अब एक्सेल ने हमें बता दिया कि ये है, आपने डिलीट मारा, डिलीट है। आप इसको हाईलाइट करना चाहते हो तो हमने जिसमें सेल है उसको कर दिया। ये हम कब करेंगे, जब एक्सेल ये समझ पाएगा फॉर्मूला किस में, और हमें बता पाएगा कि देखो इसमें है फॉर्मूले। अगर हम मैनुअल ढूंढने जाएंगे फिर तो नेवर एंडिंग टास्क है वो। ठीक है, इसी तरीके से हो गया कांस्टेंट ब्लैंक। सिर्फ ब्लैंक है, हमें सारे ब्लैंक उड़ाने हैं। मान लो डिलीट करने में ब्लैंक नहीं चाहिए हमें, अब नहीं चाहिए तो ब्लैंक एक एक थोड़े ना करेंगे। अब एक साथ उसने सेलेक्ट कर लिया, अब कलर भरो, डिलीट मारो, इसमें कोई और डेटा उठा के पेस्ट कर दो। ये तभी पॉसिबल होगा जब वो सेलेक्ट होगा। ठीक है, ब्लैंक हो गया। करंट रीजन, तो इस पूरे एरिया को कहते हैं ऑब्जेक्ट। फोटो वोटो अगर है तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। रो डिफरेंस ये सब फॉर्मूले से रिलेटेड है तो इसको अभी रहने देते हैं। लास्ट सेल, विजुअल सेल्स ओनली। शुरू में हम सेल रो को हाइड कर रहे थे, तो हम चाहते हैं जो हिडन है वो कॉपी ना हो, सेलेक्ट ना हो, तो हम क्या करेंगे, विजुअल सेल्स ओनली। तो जो अंदर छुपा हुआ हो उस पर कोई एक्शन नहीं होगा, है ना। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो इसने दिखा दिया कि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ना, क्योंकि देख के तो कोई नहीं कहेगा, है ना, लेकिन एक्सेल ने पहचान लिया कि इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगे हुए हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब जो फॉर्मेटिंग हम रेड ग्रीन करते हैं ना, तो अगर मैं कहता हूँ जो 150 से ऊपर है अपने आप ग्रीन हो जाना चाहिए, जो उसके नीचे है वो रेड हो जाना चाहिए। अभी हमने ये टॉपिक पढ़ा नहीं है वैसे। ठीक है ना। हेलो। हाँ, ग्रुप में लिखा था मैंने। हाँ,
इसमें कंडीशनल प्रोसेस तीन है। हाँ तो क्या लिखा है इसमें? तो आप इसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाँ। तो अगर मुझे वो हाईलाइट करना हो, या तो मैनुअल रीड करेंगे, 150 से ज़्यादा है, ग्रीन कलर मार दिया। नहीं, अभी इसमें कंडीशनल फॉर्म में कोई करा आपने कुछ आया है, वो क्या है? हम्म। कंडीशनल फॉर्मेट में आपने करा उस पे तो सब कुछ। उसने उस एरिया को सेलेक्ट किया जिसमें हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया था। इस एरिया में लगा चुका हूँ मैं, पहले से लगा हुआ। यहाँ अभी क्योंकि ये टॉपिक हम पढ़े नहीं है, देखो इसने बता रहा है ना कि अच्छा, हमने ऊपर ही लगा डुप्लीकेट हुआ। जैसा कोई ठीक रूल है। लगा रखे, इसी से। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे हैं जो इसको एक बार देखना। डेटा वैलिडेशन, ठीक है। किस सेल में हमने डेटा वैलिडेशन लगाया है? हाँ, वैलिडेशन भी हमने अभी पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या सेल को देख के किसी को पता लगता है कि उसके अंदर वैलिडेशन लगा हुआ? नहीं पता लगेगा। तो फिर यही आपको ढूंढ के बताएगा कि इसमें लगा हुआ है। अब वैलिडेशन मान लो उड़ाना है, तो हमें पता भी तो होना चाहिए किस सेल में लगा है। तो ये आपको कर्सर लेके जाएगा, फिर आप वहां से डिलीट मार सकते हैं। ठीक है, तो गोटू का असल इस्तेमाल ये है, जो हम मैनुअली देख ही नहीं सकते, पता ही नहीं चल पाएगा, ढूंढ ही नहीं सकते, तो गो टू हमें वहां पहुंचाता है। उसके आगे हमारा काम है। अब आता है पेस्ट स्पेशल वगैरह वाली चीजें। तो ये लो, लास्ट टॉपिक जो आज का है वो है पेस्ट स्पेशल। ठीक है। देखो, जब हम एक डेटा कॉपी करते हैं, एक्सेल ने ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया था कि पेस्ट कॉपी तो एक जैसा ही होता है कंट्रोल सी से, बट जब हम पेस्ट करते हैं तो सब कुछ आ जाता है, जबकि हमें चाहिए नहीं। दूसरे जगह एमएस वर्ड में आपने टाइप किया, कॉपी पेस्ट करो तो सब कुछ ही चाहिए। लेकिन एक्सेल के में किसी डेटा सेट में 10 तरह की चीज़ें होती है। उसका कलर हो सकता है, डिजाइन है, कमेंट्स हैं, नोट्स है, कैलकुलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें। बट हमें हमेशा सब चीज़ नहीं चाहिए। तो पेस्ट स्पेशल ये कहता है कि आप राइट क्लिक करो, आपको क्या चाहिए वो बताओ। ऑल में तो सब आ जाएगा, फॉर्मूला में उसने सब चीज़ छोड़ के फॉर्मूला दे दिया। वैल्यूज़ में उसने सब चीज़ छोड़ के वैल्यूज़ दे दिया। पेस्ट स्पेशल में उसने बोला डिजाइन दो, तो सिर्फ डिजाइन दिया, जो भी आप मांगोगे इससे। इसमें बोला उसने कि कमेंट्स नोट्स दो, तो जहाँ कमेंट्स नोट्स थे देखो वो मिल गया आपको। फिर आपने इसे बोला कि कमेंट्स नोट्स के अलावा क्या था, वैलिडेशन। वैलिडेशन हमने लगाया नहीं है, बट हमने सीखा जरूर है। तो उस एरिया में उसने वो रूल लगा देगा जाके, है ना। ये थीम वीम है इसमें, है नहीं, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स, सब कुछ दो, बॉर्डर मत देना। तो नहीं लो भाई, खत्म है बात। फॉर्मूला एंड नंबर फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट, डिजाइन विजाइन जो जैसा ही था उसने छाप दिया ऐसे करके। तो वैल्यूज एंड नंबर फॉर्म मर्जिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, तो वो लगा देगा ये। तो ये ऑप्शन रेडीमेड है, हालांकि ये ऑप्शन बटन्स हैं, चेकबॉक्स नहीं है। दैट मीन्स कि चेकबॉक्स होता मल्टीपल एक साथ कर सकते थे, इसमें एक बार में एक ही होगा, एक बार में एक ही होगा। ये एक रेयरली यूज्ड है, बट ये शानदार चीज है। ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जोड़ घटाव गुणा भाग, जो किसी डेटा में कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग, अगर उनको बोलूंगा ये सबको 10 से डिवाइड करो, तो बगल में जाके डिवाइड करता है और फिर यहाँ पेस्ट कर देता है आउटपुट को। जो एक्सेल यूजर हैं वो जानते होंगे ये सब बात। तो पेस्ट स्पेशल कहता है इतना मेहनत की जरूरत नहीं, आप 10 लिख लो कहीं भी, इस पूरे एरिया पे जाके एक बार में डिवाइड करो या कैलकुलेट करो, है ना। ये डिवाइड डिवाइड करना, मान लो यहाँ वैल्यू रखना, नहीं तो कलर वलर उठा लेगा। तो ये डिवाइड कर दिया आपने, सारे नंबर वन गो में डिवाइड हो गया, कोई मैथ की और उसकी फॉर्मूले की नीति सर जैसे किसी टेबल में हमें मार्क्स दे रखे हैं तो उसको हम पहले 100 से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद परसेंटेज लगा के वो पूरा परसेंटेज में दिखा देगा। नहीं, वो इसको उतना से मतलब नहीं है। वो नहीं, आप जैसे वैसे एक एग्जांपल के थ्रू। हाँ, तो 100 से एकदम कर ही सकते हो ना। आप जो कह रहे हो, तो अगर मैं 10 से डिवाइड कर सकता हूँ तो 100 से भी तो कर क्योंकि ही सकता। लगाते तो वो 0.7 से। अच्छा, मैं कहने का मतलब समझ एकदम ठीक है। आप 100 से डिवाइड मार दो उसको, ये उसके स्कोर है, 100 से डिवाइड कर दिया और यहाँ जाके परसेंटेज वाले पे क्लिक मार दिया तो परसेंट दे गया। परसेंटेज। बिल्कुल ठीक। ठीक है। और लास्ट चीज, ये लो, अगर डेटा उल्टा आ गया हमारे पास, जो हमें रो में चाहिए और कॉलम में, तो ट्रांसपोज कर सकते हो। जो वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल बन जाएगा। ठीक है। तो काफी कुछ पढ़ लिया आज हमने, डे 2 कंप्लीट कर लिया है। बाकी कल से चालू रहेगा डे 3 पे। कुछ और अगर रिवाइज करना है, बताना है, तो आप बता सकते हो। नहीं। हम्म।
बताओ बताओ। सर फर्स्ट शीट में आप जाएंगे एक बार। फर्स्ट फर्स्ट शीट में में। जाओ। हम्म, ये रही एक सीट, ये रही दूसरी सीट। सर ये जो डेटा वैलिडेशन था उसमें जब आपने साउथ टू एक सेलेक्ट किया हुआ, हम्म। ठीक है। अब अगर इस वाले पे भी एक सब लिस्ट आती है, राइट। तो हम कोई मैंने उस पे कर रखा है, उसके अंदर भी एक लिस्ट, हायरार्की बताओ। तो उसे कैसे करेंगे? देखिए ये क्वेश्चन इसी का है, बट उसमें फॉर्मूले लगते हैं। फॉर्म। कॉम्प्लेक्स फॉर्म, उसका रफ वर्क टाइप करना होता है, फिर उससे लिंक करना होता है। वो स्ट्रेट नहीं दिया गया है इसमें। नॉर्थ, हम्म। देन नॉर्थ के अंदर हाँ, नॉर्थ वन टू ऐसे। बिल्कुल समझ गया। तो ये वाला तो सीधा है, सेलेक्ट करो हो जाता है, बट अगर इसके लोअर हायरार्की बनाना है कि नॉर्थ में कितने, नॉर्थ 1 2 3 4 है, तो वो डेटा वैलिडेशन में स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हमने वहां फॉर्मूलेज लगे फिर हम उस शीट को सेलेक्ट कर। फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे ना। यस, ओके। फॉर्मूले लगाने ही पड़ेंगे, हो जाएगा। सीधे नहीं होगा, जैसे ये तो सीधा सेलेक्ट करो और आ गया। वो सिस्टम इसमें है नहीं। अलग से हम जरूर बना सकते हैं। पेमेंट में बोल रही थी, अगर हम यूज करते हैं पेपर्स वगैरह के कॉमनली यूज्ड एग्जांपल है, आप जो कह रहे हैं इसमें से। यूज करने, हम्म। डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉयज हैं। हम्म। तो अगर मैंने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया तो अब उसी के उसके नाम अंदर एपीयर होना चाहिए। फिर हम्म। उस डिपार्टमेंट में कौन कौन लोग हैं हम्म। उसके लिए। ओके। हो जाएगा वो। आ नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल है। जब हम कुछ प्रोजेक्ट वगैरह सब बनाते हैं ना, उसमें तो उसके बिना होता है। ठीक है, फिर रहने देते हैं आज। हाँ, कुछ और तो नहीं है।